साइंस 9.1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स क्लास 8। तो हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 का पहला चैप्टर कर रहे थे जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग, और उसमें हम लोग इस क्लास में क्लास नंबर 8 करेंगे। तो कोई भी क्लास हो आपको क्लास नंबर 1 से पढ़ना है। तो एक बार मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ क्लास 1 से। आपको बताना है व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। मैटर किससे बना होता है? तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। उसके बाद आपको पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला बताना है और उसका कलर बताना है। पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। उसका फॉर्मूला KMnO4 होता है और उसका कलर पर्पल होता है, डार्क पर्पल। उसके बाद आपको बताना है 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। बताइए। तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक हमारा होता है वो होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकेंड होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, और थर्ड होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। इनके बेसिस पर ही आगे की प्रॉपर्टीज होती हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है कि स्पॉन्ज इज अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। सॉलिड को हमें पता है डेफिनेट शेप होता है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, लेकिन जो स्पॉन्ज है वो सॉलिड होने के बावजूद उसको हम लोग आराम से कंप्रेस कर सकते हैं। ऐसा क्यों? बताइए। तो स्पॉन्ज में जो हम लोग कंप्रेस करते हैं क्योंकि उसके अंदर माइन्यूट होल्स में एयर होता है, तो वो एयर एक्सपेल होता है। ठीक है। तो हम लोग जो स्पॉन्ज को कंप्रेस करते हैं तो एक्चुअली एयर को हम लोग बाहर निकालते हैं, जिसके कारण वो कंप्रेस होता है। उसके बाद को बताना है हम लोग फ्लूइड्स किसको कहते हैं। बताइए। तो हम लोग सॉलिड्स को फ्लूइड्स नहीं कह सकते हैं, जो फ्लो करते हैं उनको फ्लूइड्स कहते हैं। जनरली हम लोग सोचते हैं सिर्फ लिक्विड्स फ्लूइड होता है, लेकिन फ्लूइड्स आपका लिक्विड और गैस दोनों होता है। क्लास 11th में आपको बहुत अच्छे से फ्लूइड के विषय में पढ़ना है फिजिक्स में। फिर आगे आपको बताना है एलपीजी का फुल फॉर्म। बताइए। एलपीजी क्या होता है? तो एलपीजी हमारा होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसके बाद आपको बताना है कि व्हाट आर द 2 मेन फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस या मैटर सॉलिड में रहेगा, लिक्विड या फिर गैस में, उसके लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से होते हैं? तो पहला क्या होता है? टेम्परेचर, और दूसरा प्रेशर। 0 केल्विन, 0 केल्विन कितना, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है केल्विन में? 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मेनी केल्विन? तो 0 डिग्री सेल्सियस हमारा होता है 273.15 केल्विन, और ऐसे हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 273 केल्विन लेते हैं। फिर अगला आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? तो द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। मेल्टिंग के प्रोसेस मतलब सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग फ्यूजन कहते हैं। उसके बाद आपको बताना है कि why is ice at 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है। क्योंकि आइस 0 डिग्री सेल्सियस और वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर के पास क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, और आइस के पास क्या होता है? वो नहीं होता है। ठीक है। तो आइस के पास एनर्जी कम होती है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है कूलिंग में। उसके बाद आपको बताना है कि व्हाट इज सब्लिमेशन, और आपको कोई भी 2 सब्लाइम सब्सटेंसेस के नाम बताने, एग्जाम्पल देने। बताइए। व्हाट इज सब्लिमेशन? तो सब्लिमेशन हमारा होता है द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू गैसेस स्टेट डायरेक्टली विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनना, ठीक है, लिक्विड में नहीं जाना, उसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। और 2 एग्जांपल आप लिख सकते हैं, कैम्फो, अमोनियम क्लोराइड, हम लोग पढ़ेंगे ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी सब्लाइम सब्सटेंस होता है। उसके बाद आपको बताना है कि जब गैस डायरेक्टली चेंज होता है सॉलिड में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बताइए। तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिपोजिशन। तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्लास नंबर 8 शुरू करते हैं, और आप क्लास 1 से रिवाइज करिएगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, हाउ कैन गैसेज बी लिक्विफाइड। तो गैसेज को हम लोग कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, गैस है, और लिक्विफाई करना है मतलब उसको लिक्विड स्टेट में चेंज करना है। ठीक है। जनरली जो हम लोग स्टेट की बात करते हैं, हमने देखा था वो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में करते हैं। जनरली रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है। तो वहाँ पर हमारा ऑक्सीजन गैस होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, वाटर लिक्विड होता है। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग अलग टेम्परेचर और अलग प्रेशर, इनमें वेरिएशन करके कोई भी स्टेट को किसी और स्टेट में चेंज कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये लिक्विड भी होते हैं। ठीक है। लेकिन टेम्परेचर नॉर्मल नहीं रहता है। ठीक है। टेम्परेचर में वेरिएशन हमें करना पड़ता है। तो वैसे यहाँ क्वेश्चन है कि आपके पास अगर कोई गैस है
तो आपको उसको लिक्विड में चेंज करना है, तो आपको क्या करना होगा, प्रेशर और टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि उनको हम लोग वेरिएट करना है, क्योंकि जनरली यही दोनों फैक्टर्स होते हैं जो चेंज ऑफ स्टेट में काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो प्रेशर, ये हमारा हो गया प्रेशर। तो हम लोग जानते हैं कि जो गैस होता है उसमें जो प्रेशर होता है, ठीक है, एज कम्पेयर मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स को पास आना पड़ेगा, क्योंकि लिक्विड में क्या होता है, स्पेस कम होता है एज कम्पेयर टू गैस, तो उसको पास लाने के लिए हमें थोड़ा सा उसको प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि मॉलिक्यूल्स पास आए, क्योंकि रैंडम मूवमेंट होता है गैसेस का, ठीक है। तो हमें प्रेशर पास मतलब प्रेशर इंक्रीज करना होगा ताकि क्या हो, जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है वो सामने आए, ठीक है। तो हमारा जो प्रेशर होता है उसको हम लोग इंक्रीज करना होगा। और टेम्परेचर हमें कम करना होगा, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर जब हम लोग बढ़ाते हैं तो हमें पता है लिक्विड गैस में बदल जाता है, पर हमें प्रेशर कम करना होगा, मतलब टेम्परेचर, हमें पता है कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा लिक्विड गैस में बदल जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग को टेम्परेचर घटाएंगे तभी हमारा जो गैस है वो लिक्विड में वापस बदलेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में बात करें तो हमें टेम्परेचर डिक्रीज करना होगा, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं प्रेशर के रेस्पेक्ट में कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, लेकिन अगर लिक्विड में आना है तो स्पेस कम करना होगा, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम होता है लिक्विड में, तो उनको पास लाना होगा, तो प्रेशर इंक्रीज करना होगा, ठीक है। टेम्परेचर, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, हमें पता है, ठीक है। तो अगर हमें गैस से लिक्विड जाना है तो प्रेशर घटाना पड़ेगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन है हाउ कैन गैसेज बी लिक्विफाइड। तो गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर या इंक्रीजिंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। तो प्रेशर को इंक्रीज करने से या प्रेशर को अप्लाई करने से और टेम्परेचर को रिड्यूस करने से। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है, तो ड्राई आइस हमारा CO2 ही होता है सॉलिड स्टेट में। ड्राई आइस हमारा क्या होता है, CO2 होता है ड्राई आइस, ठीक है। CO2 हमारा क्या होता है, वैसे हमारा क्या होता है, ये एक गैस होता है। CO2 हम जानते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे और प्रेशर पे गैस होता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस, इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि अगर गैस को लिक्विड बनाना है तो हमें क्या होना, प्रेशर इंक्रीज करना होगा, और गैस को डायरेक्ट सॉलिड, क्योंकि ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना होगा, ठीक है, ताकि जो पार्टिकल से बहुत क्लोज है, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सबसे कम होती है, ठीक है। तो सॉलिड CO2 इज नोन एज ड्राई आइस एंड सॉलिड CO2 इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि प्रेशर हमें बहुत इंक्रीज करना होगा स्टेट चेंज करने के लिए, ठीक है। और ये सबलाइम सब्सटेंस होता है, मतलब ये लिक्विड में नहीं आता है, ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, इसलिए लिक्विड नहीं है तो वेट नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको ड्राई बोलते हैं। क्योंकि जो हमारा आइस होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, वेट होता है, गीला होता है, लेकिन ये जो आपका आइस है ये आपका सॉलिड से सीधा गैस और गैस से सीधा सॉलिड, प्रेशर में वेरिएशन करने पे, तो ये ड्राई है, तो इसीलिए इसको ड्राई आइस भी कहते हैं। तो व्हाट इज ड्राई आइस, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस या सॉलिड CO2, इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर। प्रेशर डिक्रीज करिएगा तो गैस, प्रेशर इंक्रीज करिएगा तो डायरेक्ट सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, हेंस इट इज नोन एज ड्राई आइस। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 atm, नॉर्मल प्रेशर जो हमारा होता है 1 atm, विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड CO2 इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। उसके बाद हम लोग नोट देखते हैं, बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोजर, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे। एटमोसफेयर या ATM इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, ये यूनिट होती है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस को हम लोग जनरली ATM में मेजर करते हैं। द प्रेशर ऑफ गैस इन एटमोसफेयर इज कॉल्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो जो एयर का प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर में उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। पास्कल हमारी ऐसा यूनिट है, तो कन्वर्जन एटमॉस्फेयर में, पास्कल में, बार में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप क्लास 11th में थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा फिजिकल केमिस्ट्री, तो आपको इनको कन्वर्जन करने में बहुत ध्यान रखना होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। तो द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल जो हमारा होता है उसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको हम लोग 1 atm कहते हैं, और उस 1 atm को हम लोग नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर या स्टैंडर्ड भी इसको कहा जाता है। प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस वेदर इट विल बी अ सॉलिड, लिक्विड या गैस।
तो हमारा जो स्टेट है वो सॉलिड स्टेट होगा, लिक्विड स्टेट होगा या फिर गैसेस स्टेट होगा। इसके लिए दो जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं वो होते हैं टेम्परेचर और प्रेशर। अब एक कॉन्सेप्ट हमारे पास और है, वो है इवापोरेशन का कॉन्सेप्ट। तो हम लोग देखते हैं व्हाट इज इवापोरेशन। द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड, द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। तो इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हम लोग को लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाना है तो हमें क्या करना होगा, तो जनरली हम लोग बोलेंगे कि हमें बॉयल करना होगा, तभी हम लोग जा सकते हैं। लेकिन एक तरीका और है, बिना उस टेम्परेचर तक पहुंचे भी लिक्विड चेंज हो सकता है वेपर स्टेट में, उसे हम लोग इवापोरेशन कहते हैं। इसको एक बार हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मान लेते हैं इस बीकर में हमारे पास क्या है, लिक्विड है, ठीक है। एक बीकर हमने और लिया और इस बीकर पे भी हमारे पास क्या है, लिक्विड है, ठीक है। अभी ये दोनों क्या है, लिक्विड स्टेट में है ना। वाटर मान लेते हैं, ठीक है, वाटर। अब हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है वेपर स्टेट में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग हीट करेंगे, है ना। हीट का सिंबल ऐसे होता है, तो हम लोग इसको हीट करेंगे। तो हीट करेंगे तो ये सारे जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, रैंडम मूवमेंट इनका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये क्या करेंगे, इतनी एनर्जीज हीट से लेंगे, हीट एनर्जी इंक्रीज करेगी तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके वेपर में कन्वर्ट होना शुरू कर जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पर थर्मोमीटर क्या करता है, फिर रीडिंग को थोड़ी देर रोक लेता है ना, तब तक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है और उसके बाद हमने जैसा डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पर क्या हम लोग 50 डिग्री 60 डिग्री पर भी चेंज हो सकता है ये लिक्विड वेपर स्टेट में, तो इसका आंसर होगा हाँ, बिल्कुल हो सकता है और ये होता ही रहता है, ठीक है। ये कैसे होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जनरली इतना हीट रहता है या इतना हीट एनर्जी, क्योंकि जनरली हम जब हीट की बात करते हैं तो हीट होता है इन ट्रांजिट, मतलब जो ट्रांसफ़र होता है। और अगर हम लोग उसको बात करते हैं तो हम लोग हीट की जगह हीट एनर्जी शब्द का यूज़ करते हैं। इसको थोड़ा सा हमने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इतनी एनर्जी ले लेते हैं कि ये कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर में, ठीक है। तो एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट पे भी आपका होता रहता है इवापोरेशन। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग कोई बीकर को छोड़ देते हैं खुली हवा में भी तो कुछ समय बाद उसका लेवल कम हो जाता है, क्योंकि वो इवापोरेट होते ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में अंतर क्या है, फिर अंतर ये है कि ये जो है ये आपके सरफेस के मॉलिक्यूल्स ही सिर्फ क्या होंगे, वेपर स्टेट में जाएंगे। यहाँ के मॉलिक्यूल्स उठ के वेपर स्टेट में कन्वर्ट नहीं होंगे, सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल्स जाएंगे। जब इस सरफेस के मॉलिक्यूल सारे चले गए वेपर में, फिर इस सरफेस की बारी आएगी, फिर ये सरफेस सराउंडिंग से हीट लेंगे, ठीक है, और फिर ये क्या करेंगे, इवापोरेट कर देंगे। तो एक सरफेस के बाद दूसरा सरफेस ऐसे इवापोरेट होते जाता है, ठीक है, और ये स्लो प्रोसेस होता है ना। लेकिन जब हम लोग बॉइलिंग की बात करते हैं तो कोई भी मॉलिक्यूल आपका वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ का मॉलिक्यूल भी एनर्जी गेन करके बाहर जा सकता है, यहाँ का मॉलिक्यूल भी। तो ये इसको बल्क कहते हैं, पूरा बल्क। तो हर मॉलिक्यूल फ्रॉम बल्क, पूरे बल्क में आपका बॉइलिंग होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका इवापोरेशन होता है वो सरफेस फेनोमेनन होता है, तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स ही पहले इवापोरेट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस होता है। वरना अगर बोला जाए कि कन्वर्जन टू वेपर स्टेट, तो दोनों केसेस में आपका लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर में, ठीक है। इसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, तो ब्रीफ में आप एनसीईआरटी से थ्योरी इसकी पढ़ लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज इवापोरेशन। तो द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट आपका 100 डिग्री सेल्सियस है वाटर के केस में। अलग अलग लिक्विड्स का अलग अलग होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी करता है अलग अलग लिक्विड्स में। तो द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज इवापोरेशन अ सरफेस फेनोमेनन। तो सरफेस में ही इवापोरेशन क्यों होता है, तो हम लोग देखते हैं। इन केस ऑफ लिक्विड्स अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर जगह मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि वाटर एक मैटर है और हमें पता है मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पर सरफेस में मॉलिक्यूल्स होंगे और मॉलिक्यूल्स होंगे जो इस वाटर को फॉर्म कर रहे हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ लिक्विड्स अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स। तो रैंडम मूवमेंट होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ठीक है। तो यहाँ पर मूवमेंट होता है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होने के कारण वो क्या करते हैं, इस सरफेस को लीव करना शुरू कर देते हैं, सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो सरफेस में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है,
और इस एनर्जी के कारण दे आर एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट। हैंस इवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना। तो सरफेस में ही ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पर आपका क्या सराउंडिंग्स भी होता है, तो वहाँ पर भी कुछ एनर्जी होती है, तो वो लोग उसको भी ले सकते हैं और खुद के मूवमेंट के कारण भी उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, तो बस हमें अभी ब्रीफ में इतना ही ध्यान रखना है कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स आपके क्या होते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवापोरेशन, हाउ कैन वी इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सर क्या होते हैं फैक्टर्स इवापोरेशन के और हम लोग इवापोरेशन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवापोरेशन आर सरफेस एरिया। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया। अब क्योंकि जो हमारा इवापोरेशन है वो एक सरफेस फेनोमेनन है, तो अगर हम लोग सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे, मान लीजिए हम कोई छोटा बीकर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सरफेस एरिया होगा वाटर का वो कम है एज कम्पेयर टू दिस बीकर, तो यहाँ पर इवापोरेशन ज़्यादा होगा। तो पहला फैक्टर जिस पर इवापोरेशन डिपेंड करता है वो होता है हमारा सरफेस एरिया। और इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, तो एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवापोरेशन। यहाँ पर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो जो फ्रैक्शन होगा जिनके पास हायर काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होगा, जिसके कारण इवापोरेशन आपका ज़्यादा होगा। अगला है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज। तो पहला फैक्टर सरफेस एनर्जी, दूसरा फैक्टर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जब हम लोग इंक्रीज करते हैं तो इवापोरेशन इंक्रीज करता है। जैसे 60 डिग्री सेल्सियस पे इवापोरेशन और 70 डिग्री सेल्सियस पे इवापोरेशन दोनों हमारे बॉइलिंग पॉइंट से कम है, लेकिन 70 डिग्री पे ज़्यादा इवापोरेशन होगा क्योंकि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो इंक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ। तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, ठीक है। Therefore, more particles get enough kinetic energy to go into the vapor state. अगला है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होता है वाटर कंटेंट, ठीक है। जो वाटर होता है वो एयर में भी प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। और जब इवापोरेशन होगा तो भी ये जो हमारे पास वेपर है वो एटमॉस्फेयर में जाके ही होंगे, है ना, एटमॉस्फेयर में जाके रहेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में एक ह्यूमिडिटी लेवल होता है, पहले से कुछ वाटर रहता है एटमॉस्फेयर में, तो अगर ज़्यादा वाटर रहेगा तो यहाँ से भी इवापोरेशन हो रहा है, तो यहाँ से भी वाटर वेपर जा रहे हैं और पहले से ही वाटर वेपर यहाँ पर है, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर इवापोरेशन का रेट स्लो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पहले से ही वाटर वेपर है सराउंडिंग्स में। पर अगर वाटर वेपर हमारा नहीं हो और जो एयर है वो हमारी ड्राई हो, ह्यूमिड ना हो, तो यहाँ पर जगह है तो इवापोरेशन आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर ह्यूमिड कंडीशंस, ह्यूमिडिटी हमारी कम होगी, मतलब पहले खाली है हवा, उसमें वाटर वेपर नहीं है, तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वो सिचुएशन जहाँ पर पहले से हवा में वाटर वेपर भरा हुआ है और फिर और वाटर वेपर जाने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी, अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवापोरेशन। तो पहला फैक्टर सरफेस एरिया, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा ह्यूमिडिटी और चौथा हमारा है विंड स्पीड, ठीक है, विंड स्पीड। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवापोरेशन। तो ये भी ह्यूमिडिटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अगर पहले से मान लीजिए हमारे पास वाटर वेपर प्रेजेंट है बहुत सारा और यहाँ से हवा चली, तो जब हवा चली तो ये क्या करेगी, इस वाटर वेपर को ये दूर ले जाएगी, ठीक है, एटमॉस्फेयर के दूसरे भाग में दूर ले जाएगी। तो यहाँ का जो हमारा वाटर वेपर वो हट गया, तो अब क्या होगा, इवापोरेशन आसानी से हो जाएगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कि जब विंड आपके यहाँ पर वाटर वेपर को दूर ना ले जाए। उसके कंडीशन में अगर विंड ज़्यादा तेज़ है और वाटर वेपर को ले जाए तो यहाँ पर खाली हो जाएगी जगह, तो यहाँ पर आपका इवापोरेशन का रेट इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए यहाँ पर एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि जब हवा चलती है तो वहाँ पर कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि कपड़ों में क्या होता है, इवापोरेशन होता है, इसलिए वो सूखते हैं, ठीक है। तो इसी कारण विंड स्पीड इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवापोरेशन। तो ये हमारे 4 फैक्टर्स थे। इसको एक बार आप भी खुद पढ़िएगा, एनालाइज करिएगा, तो आपको समझ में आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ह्यूमिडिटी एंड हाउ एंड वाई इट अफेक्ट्स द रेट ऑफ इवापोरेशन। तो अभी हमने ह्यूमिडिटी देखा और थोड़ा सा समझा कि वो कैसे इवापोरेशन के रेट को अफेक्ट करती है। तो वही क्वेश्चन है व्हाट इज ह्यूमिडिटी, हाउ एंड वाई इट अफेक्ट्स द रेट ऑफ इवापोरेशन। तो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवापोरेशन। ये हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. तो हमारे पास जो एयर होती है उसमें कुछ ह्यूमिडिटी हमेशा रहती है, ठीक है। तो एयर कुछ वाटर वेपर को होल्ड करके रखती है, लेकिन एक गिवन टेम्परेचर पे एयर एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को ही होल्ड कर सकती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द एयर अराउंड अस कैनॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर इफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज ऑलरेडी हाई।
तो अगर पहले से ही बहुत वाटर वेपर है हमारे एयर में, द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेस, क्योंकि इवापोरेशन में वाटर लिक्विड स्टेट से और वाटर वेपर बनेगा, पहले से हमारे एयर में वाटर वेपर है, ठीक है। हैंस अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवापोरेशन, तो ह्यूमिडिटी में जब डिक्रीज होता है तो इवापोरेशन का रेट इंक्रीज करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाई डज क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे, तो जब विंडी डे होता है या हवा जब चलती है तो फिर हमारे जो कपड़े होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, वो जल्दी ड्राई क्यों हो जाते हैं। तो विद द इंक्रीज ऑफ विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, तो जब विंड ब्लो करती है तो जो वाटर वेपर है विंड के साथ क्या होता है, दूर चला जाता है और हमारे सराउंडिंग में वाटर वेपर की कमी आ जाती है, तो कपड़ों से जो पानी होता है वो आराम से वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर हवा में मतलब चला जाता है हवा में, ठीक है। तो इसको एक बार हम लोग पढ़ते हैं। विद द इंक्रीज ऑफ विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, हैंस क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। तो इस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 52 तक किया। अब हम लोग एक बार पीडीएफ देख लेते हैं और अगली क्लास में, क्लास नंबर 9 में हम लोग आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे साइंस क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स में आगे बढ़ेंगे। ये हमारी क्लास नंबर 8 है। इसमें हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हाउ कैन गैसेस बी लिक्विफाइड, गैसेस को हम लोग कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करने से और टेम्परेचर को रिड्यूस करने से। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ड्राई आइस, तो आंसर देखते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस या सॉलिड CO2, इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसेज स्टेट ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर, तो हाई प्रेशर पे सॉलिड स्टेट, प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो डायरेक्ट गैसेज स्टेट में कन्वर्जन होता है। जैसे ही हम लोग नॉर्मल प्रेशर पे रिड्यूस करते हैं 1 atm, तो वहाँ पर हमारा जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो सीधा गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, इसलिए वहाँ पर लिक्विड मतलब वेट नहीं होता, तो इसलिए उसको हम लोग ड्राई आइस कहते हैं सॉलिड CO2 को। कुछ नोट देख लेते हैं। बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। एटमॉस्फेयर को हम लोग शॉर्ट में ATM भी लिखते हैं। इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, तो गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम लोग एटमॉस्फेयर में रिप्रेजेंट करते हैं, एक यूनिट है। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेयर, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको हम लोग 1 एटमॉस्फेयर या ATM बोलते हैं। एंड इट इज़ टेकन एज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसको हम लोग नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं या स्टैंडर्ड भी कहते हैं। प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस कि जो हमारे पास गिवन मैटर है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज इवापोरेशन, तो द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इस कॉल्ड इवापोरेशन। तो बॉइलिंग पॉइंट पे तो चेंज होना शुरू हो जाएगा वेपर स्टेट में, पर उससे कम पे भी चेंज होता है, पर सरफेस के मॉलिक्यूल्स में होता है जैसे हमने देखा। वाई इज इवापोरेशन अ सरफेस फेनोमेनन? In case of liquids, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles. तो surface particles के पास जिनके पास ज़्यादा kinetic energy होता है वो force of attraction को तोड़कर vapor state में convert हो जाते हैं and gets converted into vapor state. Hence evaporation is a surface phenomenon. bulk से नहीं होता है, surface से होता है वो। अगला क्वेश्चन है what are the factors affecting rate of evaporation, how can we increase the rate of evaporation? तो डिफरेंट फैक्टर्स होता है। सरफेस एरिया, सरफेस फेनोमेनन है, तो अगर सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होगा। दूसरा हमारा टेम्परेचर होता है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है, तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स जो होते हैं उनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके वेपर स्टेट में चले जाते हैं। तीसरा होता है ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी अगर एटमॉस्फेयर से वाटर वेपर का कंटेंट डिक्रीज़ करते हैं तो ज़्यादा स्पेस मिलता है, तो वाटर वेपर मतलब हवा में चला जाता है, एयर में चला जाता है इवापोरेट होके। तो डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवापोरेशन। विंड स्पीड एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, तो वो क्या करता है एटमॉस्फेयर में जो आपके वाटर वेपर है उसको सराउंडिंग्स में ले जाता है, दूर ले जाता है, तो उस जगह पे आपको वाटर वेपर की कमी आती है, तो इवापोरेशन से वाटर इवापोरेट करता है वाटर वेपर के रूप में और एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो एन इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवापोरेशन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी, ये थर्ड फैक्टर के ऊपर ही क्वेश्चन है। व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी एंड हाउ एंड वाई इट अफेक्ट्स द रेट ऑफ इवापोरेशन। तो हम लोग देखते हैं ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवापोरेशन, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी अगर डिक्रीज होगा तो इवापोरेशन इंक्रीज होगा।
द एयर अराउंड अस cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. If the amount of water in air is already high, अगर पहले से ही हाई होगा इवापोरेशन में और वाटर वेपर ही कन्वर्ट होगा, मतलब वाटर कन्वर्ट होकर वाटर वेपर में वही एटमॉस्फेयर में जाएगा, तो एटमॉस्फेयर में पहले से अगर ह्यूमिडिटी है मतलब वाटर वेपर है तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेज, हेंस अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवापोरेशन। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई डज क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे, ठीक है। तो ये जो हमारा चौथा फैक्टर था विंड स्पीड, इसके ऊपर आधारित एक क्वेश्चन है। तो यहाँ देखते हैं, विद द इंक्रीज ऑफ विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद विंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, हैंस क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। तो उस एरिया पे डिक्रीज हो जाएगा वाटर वेपर, तो हमारा जो क्लोथ से वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और इवापोरेट हो जाएगा, तो क्लोथ्स हमारे ड्राई हो जाएंगे। तो इसमें हमने क्लास नंबर 8 तक पूरा किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे और हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन या नील पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम एंड वाई। ये भी इवापोरेशन से रिलेटेड है, तो इसमें हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 8 पूरा किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 9 कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपनी साइंस क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स में आगे बढ़ेंगे।